नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में, और हमने कल जो बात की थी वो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के ऊपर चर्चा की थी। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से कन्नौज के अधिपत्य को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और उस त्रिपक्षीय संघर्ष की यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश होते हैं गुजरात के, और महाराष्ट्र के जो होते हैं, मतलब दक्षिण भारत के जो शासक होते हैं वो, अभी तो याद था, दक्कन के राष्ट्रकूट वंश के शासक होते हैं ध्रुव। और यदि यहीं पर हम बात करें तो बंगाल का शासक होता है धर्मपाल। तो वत्सराज और ध्रुव प्रथम और धर्मपाल, इन तीनों के मध्य कन्नौज को लेकर के युद्ध होता है। फाइनली विजय जो मिलती है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को मिलती है। और हमने ये भी जाना था कि गुर्जर प्रतिहार वंश में जो शक्तिशाली शासक हुआ था उसका नाम मिहिर भोज था, और वहीं से कहावत चली थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमने बात की थी बुंदेलखंड के चंदेल शासकों की। और बुंदेलखंड में जो चंदेल शासक हुए थे तो चंदेल वंश की स्थापना करी थी नन्नुक ने। ठीक है, आपको पता है जब चांद पे खुजाएंगे तो किस चीज से खुजाएंगे? नखून से। तो चांद से चंदेल और नखून से नन्नुक, यानी चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जहां से आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, और उस टॉपिक से हम बात करते हैं कि एक चंदेल शासक था जिसका नाम था विद्याधर। चंदेल शासक, और इस चंदेल शासक का नाम मिलता है विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर। विद्याधर की यदि हम बात करें तो इसके समय पर भारत में जो आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनबी का हुआ था। या हम कह सकते हैं कि जब विद्याधर चंदेल वंश का शासक था तो महमूद गजनबी ने उस समय भारत पर आक्रमण किया था, और महमूद गजनबी ने कई छोटे छोटे भारतीय शासकों को हरा दिया था। लेकिन एक विद्याधर ऐसा राजा था जो महमूद गजनबी से कभी परास्त नहीं हुआ। बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के मारा था महमूद गजनबी को, किसने? विद्याधर ने। लेकिन यदि हम बात करें तो उस समय कन्नौज का एक शासक था, और कन्नौज के शासक की यदि हम बात करें तो उसका नाम था राज्यपाल। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली। युद्ध में बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर जो है विद्याधर को बहुत गुस्सा आया, और विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण किया, राज्यपाल को युद्ध में पराजित किया और पराजित कर करके मार डाला। इसके बाद और क्या क्या चीजें होती हैं, पहले इतनी बातों को हम लिख देते हैं क्या कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। विद्याधर के समय में, विद्याधर के समय में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर आक्रमण कर देता है तो महमूद गजनबी को कौन पराजित करता है? विद्याधर। विद्याधर ने पराजित किया। विद्याधर ने पराजित किया, और किसे पराजित किया? महमूद गजनबी को। लेकिन उस समय जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक, और वो कन्नौज के शासक की यदि हम बात करें तो उसका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल ने अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार की, और वो अधीनता स्वीकार किसकी की थी? गजनबी की। महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली राज्यपाल ने। इस पर जो है विद्याधर को गुस्सा आया, उन्होंने विद्याधर पर आक्रमण किया, विद्याधर को युद्ध में पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसको मार डाला। विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित किया वह मार डाला। पराजित किया और मार डाला विद्याधर ने, किसे? राज्यपाल को। यदि हम बात करें यहां से तो एक प्रश्न ये आता है
कि चंदेल शासकों में जो अंतिम शासक हुए थे उनका नाम था परमर्दी देव, और परमर्दी देव के दरबार में दो महान योद्धा रहते थे जिनका नाम था आला उदल। आला उदल की यदि हम बात करें तो आज भी बुंदेलखंड में आला गाई जाती है, और आला की यदि हम बात करें तो आला राग जो है बरसात के दिनों में गाया जाता। आला उदल इतने महान योद्धा थे कि इन्होंने बामनगढ़ की लड़ाई लड़ी थी, और लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए, या ऐसे बताया जाता है कि ये पृथ्वी में यानी धरती में समा गए थे। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध किया था। इनके एक चाचा थे जिनका नाम था मलखान। तो आला उदल के ऊपर ही, इनकी वीरता के ऊपर आला खंड गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी। यदि बात करें तो हमारे परिवार में पिताजी वगैरह भी आला गाते हैं, सुनी भी है उनसे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि आला उदल का संबंध किससे था? चंदेल शासकों से। आला उदल ये कौन थे? महान योद्धा थे। और आला उदल का जो संबंध था वो किससे था? चंदेल शासकों से। चंदेल शासकों से था। और चंदेल शासक था अंतिम चंदेल शासक जिसका नाम आता परमर्दी देव, या परमाल भी बोलते हैं इसे, परिमल दी देव या परमाल इसका नाम मिलता है, ठीक है। इसके दरबार में रहते थे, तो आला उदल इसके दरबार में रहते थे। यदि हम बात करें तो ये दोनों बहुत ही महान योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान से भी इन्होंने युद्ध लड़ा था, आला उदल और मलखान, और इनका चाचा होता था एक सुल्तान नाम, ये ताला सैयद। तो यहाँ से इनकी बहुत सारी कहानी आज भी आप यूट्यूब पर डालोगे तो आला उदल की योद्धा या वीरता के किस्से तुम्हें सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे यदि हम बात करें चंदेल वंश के शासकों की, तो जैसे अभी हमने जाना कि चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम परमर्दी देव था। परमर्दी देव की यदि हम बात करें तो इसके दरबार में दो महान योद्धा आला उदल रहते थे, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध लड़ा था। और भुजरियों की लड़ाई, ज्वाला सिंह से, पथरीगढ़ की लड़ाई, मतलब बामनगढ़ की लड़ाई लड़ी थी। इतने यानी ऐसा बताया था कि आला या उदल इतना महान योद्धा था कि हाथी का सूंड पकड़ के हाथी को ऐसी पटकी दे करके मार देता। खैर इनकी वीरता किससे? आला उदल में बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं आज भी। तो लोक कथाओं में, या हम कह सकते हैं लोक गीतों में, पीर परिमाल के नाम से जाना जाता है किसको? राजा परमर्दी देव को। तो राजा, अच्छा इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा क्या, पहले ये लिख लेते हैं। लोक कथाओं में परमर्दी देव को पीर परिमाल कहा जाता है। परमर्दी देव को पीर परिमाल कहा जाता है। अब यदि हम बात करें चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था अजयपाल। परमर्दी देव के मंत्री अजयपाल ने परमर्दी देव की हत्या कर दी, और इसकी हत्या के बाद ही चंदेल वंश समाप्त हो गया। यानी परमर्दी देव की हत्या, इसकी हत्या की थी, इसका एक मंत्री था और उस मंत्री का नाम था अजयपाल। अजयपाल ने इसकी हत्या करी, अजयपाल ने इसकी हत्या करी, और इसकी हत्या के साथ ही चंदेल वंश समाप्त हो गया। चंदेल वंश समाप्त हो गया। अब जब चंदेल वंश समाप्त हो गया तो चंदेल वंश के बाद जो वंश चला वो कन्नौज के गहड़वाल वंश, या हम कह सकते हैं कन्नौज के ऊपर राठौर वंश की स्थापना हो गई। तो हम बात करते हैं कि कन्नौज के जो गहड़वाल वंश थे या राठौर वंश थे, इनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो कन्नौज के गहड़वाल या राठौर राजवंश होते हैं, इसका गहड़वाल वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है चंद्रदेव। यानी चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश या राठौर वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद जो शासक बना था वो मदनपाल बना। मदनपाल के बाद गोविंद चंद्र शासक बना। तो गोविंद चंद्र कन्नौज के गहड़वाल या राठौर वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो शासक बना वो विजय चंद्र बना, और विजय चंद्र के बाद जो शासक बना
उसका नाम था जयचंद। आपको पता होगा कि इतिहास में आज भी जयचंद को गद्दार राजा या गद्दार के रूप में जाना जाता है। हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के शासक थे और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा करके ले गया था, जिसके बदले में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था किसने? जयचंद ने, और पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया था। तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी क्या होता है कि जयचंद उससे संधि कर लेता है और जयचंद सहायता देता है मोहम्मद गोरी को और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार देता है कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो जो कन्नौज के गहड़वाल या राठौर वंश हुए थे उनके शासकों के नाम मैंने लिख दिया। संस्थापक चंद्रदेव, इसके बाद मदनपाल, गोविंद चंद प्रतापी शासक, इसके बाद विजयचंद और विजयचंद का पुत्र था जयचंद। अब इसके बाद क्या कहानी हमें देखने के लिए मिलती है, हम यहाँ से बात करते हैं आगे कि जो कन्नौज के गहड़वाल या राठौर वंश हुए हैं इनके प्रमुख अभिलेख मिलते हैं और उनके प्रमुख अभिलेखों से इस वंश के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है तो हम उसके बारे में चर्चा कर लें, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से बनता है। सबसे पहले चंद्रदेव का चंद्रावली दान पत्र मिलता है। चंद्रदेव का चंद्रावली दान पत्र मिलता है, दान पत्र। और यदि हम बात करें तो ये कहां से? वाराणसी से प्राप्त हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये बनेगा कि चंद्रावली दान पत्र कहां से मिला? वाराणसी से। और ये दान पत्र किसका था? चंद्रदेव का। इससे हमें पता चलता है चंद्रदेव के शासन के बारे में या कन्नौज के गहड़वाल या राठौर वंश के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है और वो ताम्रपत्र अभिलेख जो था वो गोविंद चंद्र का था। ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख यह भी वाराणसी से प्राप्त हुआ है। और ये ताम्रपत्र अभिलेख किसका था? गोविंद चंद्र का था। गोविंद चंद्र की यदि हम बात करें तो ये भी राठौर वंश का शासक था, गोविंद चंद्र। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि गोविंद चंद्र का लेख का नाम क्या था? ताम्रपत्र अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? वाराणसी से। गोविंद चंद्र के बारे में या हम कह सकते हैं गहड़वाल या राठौर वंश के बारे में यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद एक और लेख मिलता है कुमार देवी का लेख, और ये लेख मिला है सारनाथ से। कुमार देवी का लेख ये कहाँ से मिला भैया? सारनाथ से। और यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है कन्नौज के गहड़वाल या राठौर वंश के बारे में। कुमार देवी के अभिलेख की यदि हम बात करें तो जो राजा गोविंद चंद हुआ था इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। उसने इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था सारनाथ में और उसी उत्कीर्ण लेख को कुमार देवी का लेख कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कुमार देवी ये पत्नी थी, किसकी थी? गोविंद चंद्र की। गोविंद चंद्र की पत्नी थी और इसकी पत्नी के लेख को ही जो है कुमार देवी का लेख कहा गया है। और कुमार देवी के लेख में ही ये भी बताया गया है कि राठौर वंश का जो प्रतापी शासक था वो गोविंद चंद्र था। तो इसमें गोविंद को प्रतापी शासक बताया गया है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न मिलते हैं। गोविंद चंद्र की यदि हम बात करें तो इसके दरबार में कवि रहता था और उस कवि का नाम था लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर की एक पुस्तक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है और उस पुस्तक के नाम की यदि हम बात करें तो कल्पतरु नाम मिलता है। तो गोविंद चंद्र का दरबारी, गोविंद चंद्र का दरबारी कवि जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया उसका नाम था लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर की
जो रचना है या हम कह सकते हैं पुस्तक है, उसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पतरु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? गोविंद चंद्र के। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो कन्नौज का गहड़वाल या राठौर वंश था, उस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था जयचंद। और जयचंद की बात यदि हम करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी इसी जयचंद के सहयोग से। फिर 1194 में एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है चंदावर का युद्ध। उस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद का भी सुपड़ा साफ कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं इस वंश का, कौन से वंश का? राठौर वंश या गहड़वाल वंश कन्नौज का। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद था और इस जयचंद की हत्या कर दी थी यानी 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर युद्ध में। और इसकी हत्या जो की थी वो किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे प्रश्न बनेगा, धीरे धीरे यहाँ पर 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी ये चलती रहती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास कन्नौज पर जो अधिकार रहा था वो गुर्जर प्रतिहार शासकों का रहा था। 9वीं व 10वीं शताब्दी में जो शासन रहा वो रहा गुर्जर प्रतिहारों का। गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। फिर यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो जयचंद था उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। अब देखिए साथ क्यों दिया था मैं बताऊं। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर का मतलब उसकी शादी कह सकते हैं हम। तो स्वयंवर से उठा करके ले गया था कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पर गद्दारी की बात करते हैं जयचंद की, तो मैं आपसे ये कहूंगा, एक बात बताइए, माना कि जयचंद गद्दार था देश का, आज भी उसे देश का गद्दारी माना जाता है, लेकिन एक बात बताओ, यदि एक राजा की बेटी को दूसरा राजा अपहरण करके ले जाए तो क्या उसकी इज्जत कम नहीं होगी? उसकी नाक नहीं कटेगी? भाई जयचंद की बदनामी हुई, एक राजा का अपमान के स्वयंवर से उसकी लड़की संयोगिता को उठा के ले गया, तो भाई कौन नहीं बदले की भावना में जागृत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जयचंद ने गद्दारी भले ही की लेकिन उसने बदला लेना चाहा था अपने अपमान का। तो हुआ क्या था कि जब जयचंद की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान उठा करके ले गए थे स्वयंवर से, तो इस पर जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और उससे कहा कि भाई ठीक है, मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ और तू जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ और मैं तुझे अपनी सैन्य सहायता, धन, तन, मन सब तरीके से तेरी सहायता करूंगा और तू उसे युद्ध में पराजित कर और दिल्ली की गद्दी को या तो खुद बैठ जाए या मुझे सौंप लिए। अब यदि हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसे मार देता है। फिर 1192 के बाद 1194, ठीक 1-2 साल बाद जो है मोहम्मद गोरी चंदावर का युद्ध लड़ता है किससे? जयचंद से, और जयचंद को भी मार देता है। और उसके बाद यहाँ पर भारत में जो सत्ता स्थापित होती है उसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। तो पहले हम इस बातों को लिख लेते हैं क्या कि 1018 में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को पराजित किया। 1018 में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को पराजित किया। और ये प्रतिहार कौन थे? ये वही प्रतिहार थे जो गुर्जर प्रतिहार वंश से यहाँ पर शासन कर रहे थे 9वीं 10वीं शताब्दी में। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुर्जर